किसान को कई मुश्किलातें हैं, उसे खेती भी करनी है, उसे नौकरी भी करनी है, उसे बच्चों को भी पढ़ाना है और अपने घर को भी आगे बढ़ाना है। वो सिर्फ गेहूं, मक्का, धान इसी पर निर्भर नहीं रह सकता। उसको एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम की तरफ जाना पड़ेगा। ये हमारी जिम्मेवारी ही नहीं, हमारा कर्तव्य भी है, हमारा धर्म भी है। इसीलिए भारतवर्ष को विश्वगुरु कहा जाता है। इसीलिए भारतवर्ष जो है वो सब देशों में अग्रणी है। और जैसे मुझे मालूम पड़ा कि हमारी मधुमक्खी का जो आगाज भारतवर्ष में ही नहीं, नेपाल, भूटान जैसे देशों में जो हुआ है वो हमारे इस नगरोटा फार्म से हुआ है। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम मिलेंगे कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति हरेंद्र कुमार चौधरी जी से। हरेंद्र कुमार चौधरी जी आज हमें बताएंगे कि सर के 2 वर्ष का कार्यकाल रहा है। 2 वर्ष में उन्होंने क्या नए यूनिवर्सिटी में बदलाव किया है और क्या मॉडिफिकेशन किया है। सर नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहले आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन देते हुए फिर यूनिवर्सिटी के बारे में बताइए सर। सबसे पहले मैं कृषि जागरण का धन्यवाद करता हूं कि वो यहाँ विश्वविद्यालय में आप पहुंचे और विश्वविद्यालय की जानकारी हासिल करने के लिए यहाँ आए हैं। मुझे बहुत खुशी है कि कृषि विश्वविद्यालय की ओर आप अग्रसर हुए। हिमालय की गोद में बसा ये हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय माउंटेन एग्रीकल्चर के लिए कई वर्षों से नए आयाम खोज रहा है और खोल भी रहा है। मैं पिछले 42 वर्ष से इस विश्वविद्यालय में हूँ। विभिन्न पदों पर मैंने कार्य किया है, विदेशों में कार्य किया है और उसके उपरांत इस प्रदेश की एक किसान होने के नाते, एक वैज्ञानिक होने के नाते अपने जिम्मेवारी को समझते हुए कौन सी ऐसी राहें हैं जिससे हिमाचल प्रदेश जैसा पहाड़ी राज्य अपनी एक भारतवर्ष ही नहीं पूरे विश्व में पहचान बना सकता है। जब भी हम कृषि की बात करते हैं तो कृषि में बागवानी, हमारे पशुपालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, मशरूम की खेती, चाय की खेती, ये सब एक ही सूत्र में समाहित होता है। हम हिमाचल प्रदेश में रहते हुए इस कृषि विश्वविद्यालय में कार्य करते हुए कई मुश्किलातों से कई वर्षों से जूझ रहे हैं और जो हमारा यहाँ कार्य है वो कृषि शिक्षा को जन जन तक पहुंचाना। उसके उपरांत इसी कृषि शिक्षा की गुणवत्ता को अंतरराष्ट्रीय स्तर तक ले जाकर और कई अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर अपनी एक पहचान बनाना, नई तकनीकों को प्रदेश में लाना, अपने कृषकों को नए नए आयाम स्थापित करके दिखाना, ताकि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है, एक उन्होंने आगाज किया है कि किसान की आय को बढ़ाने के लिए राहें चुननी होंगी। ये हमारी जिम्मेवारी ही नहीं, हमारा कर्तव्य भी है, हमारा धर्म भी है। जब हम कृषि विश्वविद्यालय के अंदर कार्य कर रहे हैं तो स्वाभाविक है, एक वैज्ञानिक होने के नाते यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों को समझते हुए हम कौन सी ऐसी राहें हैं जिनको खोज करके अपने बच्चों के माध्यम से, अपने स्कॉलर्स के माध्यम से, कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों और किसानों के माध्यम से इस प्रदेश को समृद्ध बना सके और विश्व में हमारी पहचान क्या है उसे जान भी सकें और पहचान बना भी सकें। ये बहुत बड़ी चुनौती है, ये कोई छोटा कार्य नहीं है।
आपने अभी देखा कि कोरोना काल 2 वर्ष एक ऐसा चुनौती भरा वक्त रहा है जिसमें हर व्यक्ति सिर्फ भारतवर्ष का नहीं, पूरे विश्व का, वो अपनी नौकरी के लिए, रोजी रोटी के लिए, अपने कार्य के लिए, कार्य प्रणाली के लिए, और बच्चे अपनी पढ़ाई के लिए नई राहें खोज रहे थे, मुश्किलातों के दौर से गुजर रहे थे। ऐसी कई मुश्किलातें पहले आई हैं। मैं जैसे ही कुलपति बना, वो दौर जो था बड़े जोरों पर था। मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती वो थी, किस तरह से अपने बच्चों के एग्जाम करवाएं, किस तरह से किसानों के साथ हम रूबरू हों, किस तरह से किसानों को का उत्साहवर्धन इस आपदा के वक्त में हम करते रहें, जहां एक तरफ जिंदगी का सवाल था और दूसरी तरफ हमारी रोजी रोटी का सवाल था। भगवान की कृपा हुई और जिस तरह से भारतवर्ष में इस व्यवस्था को माननीय प्रधानमंत्री जी ने, भारत सरकार ने और हिमाचल सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने जिस तरह से एक अच्छे तरीके से इन व्यवस्थाओं को संभाला, इस आपदा को संभाला, वो एक बहुत ही सराहनीय कार्य सरकार की तरफ से हुआ है, जिसका असर आप देख रहे हैं कि किसानों के अंदर एक जागृति पैदा हुई है। और कृषि तो एक ऐसा क्षेत्र है जो सर्वोपरि है। मैं समझता हूं कि इस समय इस आपदा ने हमें एक सबक भी सिखाया, नई राहें भी बताई, और हमारी युवा शक्ति दौड़ दौड़ कर अपने दूसरे कार्यों को बदलकर कृषि की ओर अग्रसर हो रही है। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे वैज्ञानिकों ने एकजुट होकर सिर्फ हमारे कृषि विश्वविद्यालय नहीं, पूरे भारतवर्ष के सबने मिलकर किसानों की जो सेवा की है, और किसानों ने जो अपने खेतों के अंदर अपना पसीना बहाया है, वही कारण है कि उस आपदा से भी हम इस समय जूझते रहे और अपने भोजन आजीविका का प्रबंधन भी भली भांति सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार करते रहे। इसीलिए भारतवर्ष को विश्वगुरु कहा जाता है। इसीलिए भारतवर्ष जो है वो सब देशों में अग्रणी है। यहाँ विविधता है लेकिन एकता है, और हम एक होकर के किस तरह से कृषि, जो कि हमारा आधार है, भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है, ये सबको नजर आ रहा है। पहले कागजों में देखते थे, अब तो इस समय एक प्रयोग के रूप में लोगों ने देखा कि सही मायने में कृषि ही हमारा आधार है। आज कृषि वो कृषि नहीं रही, कृषि एक व्यापार बना है, एक उद्योग बना है, और कई आयाम हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में खुले। हिमाचल प्रदेश का कुलपति होने के नाते हमने अपने विद्यार्थियों के लिए कई राहें खोजी। यहाँ पहले एग्जाम हुआ करते थे, हम उनका एडमिशन के लिए टेस्ट लिया करते थे, लेकिन हमने ये जिम्मेवारी राष्ट्रीय स्तर पर लेकर गए और नीट और आईसीआर के माध्यम से, AIEEA के माध्यम से हमने BSc एग्रीकल्चर, BBSc के एग्जाम करवाए और उसमें हम सफल रहे। ये पहली बार हुआ है। इसके बाद अब MSc, MBSc और PhD के सभी प्रोग्रामों के लिए हम ICAR, AIEEA के माध्यम से ही एडमिशंस करेंगे। ये जिम्मा हमने उठाया है, ये जिम्मेदारी हमने ली है और इसकी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। इससे ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ेगी, इससे लोगों को अच्छा मौका भी मिलेगा और उनका खर्चा भी कम होगा। हिमाचल में हर घर में हर व्यक्ति खेती से इस तरह से जुड़ा है जैसे उसका एक अभिन्न अंग हो।
खेती हमारा जीवन है, मैंने आते ही एक आईटी सेल का सृजन किया और कृषि विज्ञान केंद्रों, अपने अनुसंधान केंद्रों, हमारे 4 कॉलेज हैं, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, कॉलेज ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज, कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस और कॉलेज बेसिक साइंसेज, कॉलेज ऑफ बेसिक साइंसेज। इन सब कॉलेजों की शक्ति को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, कैसे नई राहें खोजी जा सकती हैं, उसके लिए मैंने वैज्ञानिकों को एक नारा दिया, कृषि विश्वविद्यालय का यही प्रयास, प्रत्येक कृषक का हो सही विकास। सही विकास करने के लिए हमें क्या करना होगा और भारत सरकार के, हिमाचल सरकार के क्या दिशा निर्देश है, क्या आदेश है। एक वैज्ञानिक होने के नाते हम किसान को किस राह पर ले जाना चाहते हैं, उसके लिए मैं ये समझता हूं कि सर्वप्रथम हमें हर किसान को जागृत करके उसको अपनी क्षेत्र की शक्ति को समझने की शक्ति पैदा करनी होगी। मैं उसी राह पर अग्रसर हुआ। हिमाचल प्रदेश, जैसे मैंने कहा कि हिमालय की गोद में बसा एक बहुत ही सुंदर राज्य है और यहां 12 जिले हैं, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला, लाहौल स्पीति, चंबा, सिरमौर, मंडी, बिलासपुर, किन्नौर, ऊना, हमीरपुर और सोलन। अगर आप हिमाचल का दर्शन करें तो आपको पूरे भारतवर्ष का नक्शा यही मिल जाएगा। यहां तराई क्षेत्र भी है, मिड हिल्स भी है, हाई हिल्स भी है, वेट टेम्परेट भी है, ड्राई टेम्परेट भी है और एल्पाइन जोन भी है। यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति को अगर हम देखें तो हर 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर के बाद यहाँ का खान पान, परिधान सब बदल जाता है, वहां की खेती का ढंग बदल जाता है। और हिमाचल के किसानों के पास थोड़ी थोड़ी भूमि है। टेरेस फार्मिंग यहाँ का एक रेगुलर रूटीन है। टेरेस फार्मिंग यहाँ पर भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार होती है। लोग खूब मेहनत करते हैं और अपनी आजीविका कमाते हैं। अब उसको वैज्ञानिक इंटरवेंशन, हम उनके साथ कैसे अपनी शक्ति को साझा करें, वैज्ञानिक तकनीकों को लगा करके उनकी कैसे शक्ति बढ़ाए, उसके लिए सर्वप्रथम मैंने ये आवाज उठाई कि जब भी हम इस विश्वविद्यालय के परिसर के बाद की बाहर की मीटिंग करें तो वो कृषि विज्ञान केंद्रों, अनुसंधान केंद्रों में न होकर के किसान के खेतों में हो, और हर बार बदल बदल कर जगह पर हो जहां पर कई परिवारों को लाभ हो, कई पंचायतों को लाभ हो, कई ब्लॉक्स को लाभ हो। हमें किसान के द्वार तक जाना ही होगा। किसान को कई मुश्किलातें हैं, उसे खेती भी करनी है, उसे नौकरी भी करनी है, उसे बच्चों को भी पढ़ाना है और अपने घर को भी आगे बढ़ाना है। हमें किसान के पास जाना होगा। ये मैंने जिम्मेवारी उठाई है कि मेरा हर वैज्ञानिक, मेरा हर सदस्य और कृषि विश्वविद्यालय का हर एक अंग, हम किसान के डोर स्टेप तक जाएंगे, हम उसके दरवाजे तक पहुंचेंगे और हम आखिरी गांव तक, बॉर्डर एरिया तक, हर घर को छुएंगे और हर कृषक को जागृत करते हुए उसे नई राहें दिखाएंगे। ऐसे हमने कई कार्य किए। विश्वविद्यालय में जैसे मैंने आवाज उठाई, मेरे सभी वैज्ञानिकों ने मेरा साथ दिया। मैं उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। हिमाचल सरकार में माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने हमें शक्ति दी, उनकी सरकार ने हमें शक्ति दी, आईसीआर ने हमें शक्ति दी और कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से हम जन जन तक पहुंचे। अब धरातल पर जब किसानों के साथ बैठकर हम चर्चा करते हैं तो किसान अपने हृदय की आवाज आपके साथ साझा करता है। मैंने कुर्सी टेबल का जो एक कल्चर है, एक संस्कृति है, उसको हटाया है।
अगर किसान भूमि पर नीचे बैठता है तो वैज्ञानिक को भी नीचे भूमि पर बैठकर ही उसके साथ चर्चा करनी होगी। ये भारतवर्ष की संस्कृति है और इस संस्कृति के अनुसार ही हमें कार्य करना चाहिए, ताकि हम किसान के हृदय को टटोल लें कि वो क्या चाहता है। हर अलग अलग भौगोलिक परिस्थिति में अलग अलग उसकी एक डिमांड है, उसकी एक मुश्किलात है। कहीं मंडीकरण की मुश्किलात है, कहीं ट्रांसपोर्टेशन की मुश्किलात है, कहीं बीज की मुश्किलात है, कहीं पौध नहीं मिल रही उसकी मुश्किलात है। उनकी मुश्किलातों को हम दूर कैसे करें। इसी तरह से पशुधन के लिए हिमाचल प्रदेश में गाय, भैंस, बकरी और दूसरे पालतू जानवर, इनकी व्यवस्था हम किस तरह से करें। हम दूध की गुणवत्ता कैसे बढ़ाएं, ऊन की गुणवत्ता कैसे बढ़ाएं, दुनिया तक हम अपनी आवाज कैसे पहुंचाएं। मैं आपको बताऊं, हिमाचल प्रदेश में इतनी शक्ति है कि आप किसी भी फसल का नाम लें, मैं सर्वप्रथम चावल पर आता हूं। हिमाचल प्रदेश के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बासमती का भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार एक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन बनता है, जीआई बनता है। मैं कई पंचायतों को जानता हूं जहां पर बासमती लगती रही है और उसको एक बार जागृत करने की जरूरत है। लाल चावल, रेड राइस हिमाचल में कई वर्षों से लगता रहा है और किसान उसको थोड़े से पैसे में बेचता रहा है। लेकिन कृषि विश्वविद्यालय ने अपने वैज्ञानिक ढंगों से, वैज्ञानिक तकनीकों से, अपने कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से और अपने वैज्ञानिकों के माध्यम से इस आवाज को बुलंद किया। राष्ट्रीय स्तर पर इस रेड राइस को लेकर गए, उसकी रजिस्ट्रेशन हुई और उस क्षेत्र में जहां पर पूरी घाटी में रेड राइस लगता है, उसको प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी, जिसको पीपीवी एंड एफआरएवी कहते हैं, उसके माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर उसका पंजीकरण करवाते हुए उसको जीनोम सीवियर कम्युनिटी अवार्ड से उनको नवाजा। ये जिला शिमला के रोडू क्षेत्र की बात है और 10 लाख रुपए का पुरस्कार उनको मिला। ज्यों ही पुरस्कार मिला, ज्यों ही रजिस्ट्रेशन हुई, रेड राइस लाइमलाइट में आया, लोगों को उसकी गुणवत्ता का पता लगा कि इसमें जिंक और आयरन की मात्रा ज्यादा है। ये सिर्फ चावल नहीं, एक दवाई है और अलग अलग समय पर हमारी कई बीमारियों को काटने की इसमें एक शक्ति है। आज लाल चावल 350 से लेकर 750 रुपए किलो तक बिक रहा है। इसी तरह से और दूसरी कई ऐसी फसलें, जैसे मैं राजमाश की बात करूं, हिमाचल में 368 किस्म का राजमाश की खेती यहां पर की जाती है। इतनी विविधता हिमाचल के पहाड़ों के अंदर है। इस विविधता को एक बहुत उत्तम राजमाश बनाना और इसके ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्ट का रसा स्वादन मेट्रोपॉलिटन सिटीज के लोगों को भी कराना, ये हमारी जिम्मेदारी है। जब तक उसकी गुणवत्ता को हम सामने नहीं लाएंगे, जब तक उसकी गुणवत्ता को हम प्रदर्शित नहीं करेंगे, आवाम को उसकी वैल्यू का पता ही नहीं लगेगा। ये भी हमारी जिम्मेदारी है और इसके लिए भी हमने बीड़ा उठाया है। हमारे पास जितनी भी राजमाश की वैरायटीज, में खुद लाहौल स्पीति में 5 वर्ष मैंने कार्य किया है एज असिस्टेंट साइंटिस्ट और उस समय 368 किस्में मैंने अलग अलग करके प्रदर्शित की और उसमें से कई किस्मों को रिलीज करवाया, जिसमें से सर्वोत्तम एक त्रिलोकी राजमाश, भगवान त्रिलोकीनाथ टेम्पल वहां पर है, उसके नाम से हमने त्रिलोकी राजमाश के नाम से उसको पॉपुलराइज करवाया। आज भी त्रिलोकी राजमाश इन घाटियों में लगाया जाता है और उसकी गुणवत्ता और महत्ता इतनी जबरदस्त है कि लोग उसकी डिमांड करते हैं। क्यों ना हम इसका अच्छी तरह से मंडीकरण करें, क्यों ना इसका मूल्य किसान को भरपूर मिले, उसके घर द्वार में मिले। इसके लिए हमें कोशिशें करनी होंगी।
ये हमारे लिए चुनौतियां हैं। एक तरफ अपनी शक्ति को समझना, जिस तरह से मैंने रेड राइस की बात की, राजमाश की बात की, इसी तरह से हमारे सिरमौर घाटी में एक बडाना कला था, एक पंचायत है, वहां सौंठ बनाने वाला जिंजर वहां पर पैदा होता है। ऐसा अदरक और कहीं पैदा नहीं होता जिसकी गुणवत्ता भरी सौंठ तैयार की जा सके। खीरा, जिमीकंद या दूसरी कई फसलें, मेरे ही क्षेत्र में, मैं मंडी क्षेत्र का रहने वाला हूं और सुंदरनगर तहसील से हूं, वहां के इर्द गिर्द एक पंचायत है, बायला पंचायत, और बायला की बासमती चिरकाल से लोग खा रहे हैं। हमने उस बायला बासमती को सामने लाने के लिए एक मिशन जो है वो शुरू किया है, और उस बायला बासमती को हम सामने लाएंगे, रजिस्ट्रेशन उसका राष्ट्र स्तर पर करवाएंगे और वहां की उस कम्युनिटी को लाइमलाइट में लाएंगे। नहीं तो इसी तरह से जैसे दूसरी फसलों में होता रहा, किसानों को उसका मूल्य नहीं मिलेगा। ये हमारी जिम्मेदारी है। हम वैज्ञानिक ढंग से और प्रसार की नई नई विधियों से हम उसकी गुणवत्ता को दुनिया तक पहुंचाएं, उसकी महत्ता को लोगों को बताएं, ताकि किसान को सही मूल्य उसका मिले। ये हमारी जिम्मेदारी है और हम उसको कर रहे हैं। मैं पशुधन की बात करूं, पशुधन में हमारे हिमाचल प्रदेश में गद्दी समुदाय अपनी भेड़ बकरियों के साथ अपना जीवन यापन करते हैं। पहाड़ों के अंदर ट्राइबल एरिया में, जनजाति क्षेत्र से वो एक माइग्रेटरी एक फिनोमिना उन्होंने बना रखा है, जिसमें अलग अलग राहों से गुजरते हैं और कई ट्रैक उन्होंने ऐसे बना रखे हैं जहां से वो पहाड़ से, चंबा से होते हुए वो होशियारपुर तक या सिरमौर तक वो हमेशा जाते रहे। इस माइग्रेशन के दौरान उनको किन किन मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। उनके पशुधन बीमार होता है, कई बार बीच में जो है वो मौसम खराब हो जाए तो उनके पशुधन का क्या होता है। उसमें हम वैज्ञानिक ढंग से क्या कर सकते हैं, कृषि विश्वविद्यालय क्या कर सकता है, इसके लिए हमने राहें खोजी हैं। हमने मैपिंग करके उनके ट्रैक जो है उनको मैप किया है और उन राहों से गुजरते हुए उन गद्दी समुदायों को एक शक्ति प्रदान करने के लिए किस तरह से हम नए आयाम खोल सकते हैं, उसके कई उदाहरण दिए। हमारे अभी हाल ही में एक व्यक्ति को, जिसका नाम नंदूराम है, वो अपनी भेड़ बकरियों के साथ अक्सर हमारे कृषि विश्वविद्यालय के रास्ते से गुजरता रहा है और कृषि विश्वविद्यालय ने उसके सभी पशुओं का वैक्सीनेशन कई बार किया और उसके कारण उसकी जो पशुधन है वो मजबूत हुआ और उसमें मेल उसको हाई क्वालिटी के प्रदान किए हैं ताकि गुणवत्ता बनी रहे। राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज ने, NBAGR ने उसको अभी हाल ही में सम्मानित किया। किस तरह से हम किसान के खेत में, किसान के घर में एकदम पहुंच सकते हैं, उसके लिए हमने अपने जो वेबसाइट है उस पर एक किसान पोर्टल बनाया है। उसमें किसान कभी भी हमसे सवाल पूछ सकता है, तुरंत उसको जवाब उसका मिलता है। हम किसानों के एक नेटवर्क स्थापित करने की राह पर हैं। हिमाचल ने पूर्ण राज्य बनने के अपने 50 वर्ष पूरे किए। उस दिशा में मैंने एक प्रण किया कि हम हिमाचल की 50 नहीं 51 ऐसी कमोडिटीज को ढूंढेंगे जो हिमालय की शक्ति है। जैसे मैंने आपको बात कही रेड राइस की, बायला बासमती की, खीरे की, जिमीकंद की, अदरक की, राजमाश की, कुल्थी की, उड़द की और हमारे पशुधन की, चीकू गोट की, हमारे गद्दी गोट की, और तो और हमारे पालतू जानवर जैसे दूसरे इंडियन पैंथर हाउंड, गद्दी श्वान जिसको कहते हैं,
इन राहों पर हम आगे बढ़े। हमारे फिशरी हमारी इतनी इम्पोर्टेंट है, मत्स्य पालन, जो कि चिनाब रिवर में हमारे वहाँ पर साइजोथ्रेसिक स्नो ट्राउट एक ऐसा धन है जिसको बचाना बहुत जरूरी है। वो हमारी गोल्ड माइन है, जहां पर उसको कंजर्व करें और उसका पालन करें ताकि आगे उसकी बढ़ोतरी हो, प्रोडक्शन बढ़े और दुनिया भर को हम ये साइजोथ्रेसिक स्नो ट्राउट जो है वहां घर घर पहुंचा सके। हमारा मधुमक्खी पालन, हमारे पास एक नगरोटा में एक ऐसा फार्म है जो 1936 से चल रहा है, जब लायलपुर में किसी वक्त जो है वो एग्रीकल्चर कॉलेज हुआ करता है, जिसका नाम आज फैसलाबाद यूनिवर्सिटी है। वहां से वैज्ञानिक यहाँ कार्य करते थे और 1936 में यहाँ पर उसकी स्थापना हुई। 1936-37 से लेकर के आज तक देखिए आप कितने वर्ष हो चुके, और मधुमक्खी पालन फार्म वो आज भी चल रहा है। उसको वहां पर उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए मैंने कुलपति बनते ही मैंने वहां का दौरा किया, और जैसे मुझे मालूम पड़ा कि हमारे मधुमक्खी का जो आगाज भारतवर्ष में ही नहीं, नेपाल भूटान जैसे देशों में भी जो हुआ है वो हमारे इस नगरोटा फार्म से हुआ है। यहाँ पहले एपिस सिराना मक्खी होती थी जो कि भारतीय मधुमक्खी थी। उसके बाद एपिस मेलिफेरा ये इटालियन मधुमक्खी है, जिसको लेकर यहाँ पर भारतवर्ष में आया और इसकी स्थापना यहाँ की, नई नई कॉलोनीज बनाई और कॉलोनीज मल्टीप्लाई करके उनको फिर पूरे भारतवर्ष के दूसरे क्षेत्रों में दिया। इस तरह से ये विरासत फार्म बना। आज ये विरासत फार्म बना हुआ है, इसको लाइमलाइट में लेकर आ रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश के अंदर कितना फ्लोरा फौना ऐसा है जहां से मधुमक्खी इस शहद का दोहन करके एक दवाई के रूप में जन जन तक पहुंचा रही है। हम क्यों ना उसकी ब्रांडिंग करें। हम इस राह की ओर अग्रसर हो रहे हैं कि हम ब्रांडेड हनी हम जन जन को पहुंचाएं। जैसे बकव्हीट है, बकव्हीट एक ऐसी क्रॉप है जो पहाड़ों में होती है, ऊंचे पहाड़ों में होती है, और इसकी एक मेडिसिनल गुणवत्ता है। तो उस मेडिसिनल गुणवत्ता का दोहन करने के लिए मधुमक्खी जो है वो कारगर है, वो ऐसा कर सकती है। ये मधु जो है वो अमृत का काम करता है। हम ऐसा ब्रांडेड हनी हिमाचल प्रदेश के कोने कोने से लेकर के वो जन साधारण को पहुंचाएं। इस तरह से अलग अलग क्षेत्र में हम कार्य कर रहे हैं। जैसे मशरूम है, बटन मशरूम है, ऑयस्टर जिसको ढींगरी भी कहते हैं, ढींगरी है, लेकिन हम शिटाके मशरूम की तरफ जा रहे हैं जो कि जैपनीज मशरूम है। और जापान गवर्नमेंट के साथ एक समन्वय करते हुए जायका के माध्यम से यहाँ एक केंद्र स्थापित हुआ, एक सेंटर स्थापित हुआ है, जिसमें जहाँ से हम पूरे हिमाचल वासियों को, किसानों को शिटाके में एक ट्रेनिंग दें ताकि वो घर घर में शिटाके मशरूम उगाएं, जिसको कि 400 और 500 रुपए किलो वो बिकता है, ताकि उसकी आमदनी बढ़े। छोटे छोटे किसान हैं, वो सिर्फ गेहूं, मक्का, धान इसी पर निर्भर नहीं रह सकता। उसको एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम की तरफ जाना पड़ेगा, एकीकृत खेती की तरफ जाना पड़ेगा, उसको प्रणाली बदलनी होगी, उसके लिए वैज्ञानिक ढंग अपनाने होंगे। ये जिम्मेदारी हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय की, और हम ये कर रहे हैं। हमारे छोटे छोटे किसानों को कैसे हम नए आयाम खोल सकते हैं, उस शक्ति को दोहन करने के लिए हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति कर रहा है। इस राह पर चलते हुए इस शिक्षा के मंदिर को हम बहुत जल्द एक ऐसा सुंदरतम कृषि विश्वविद्यालय बनाएंगे जो कि भारतवर्ष में नंबर 1 और अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय ये बनेगा। और हिमालय की इस शक्ति को किसानों के माध्यम से हम भरपूर शक्ति देते हुए आगे बढ़ाएंगे और भारत का नंबर 1 राज्य कृषि, बागवानी और पशुपालन के लिए बनाएंगे। धन्यवाद।